नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्टा अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। एमपी जेल प्रहरी परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के राज्य व्यवस्था भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस वीडियो पीडीएफ में आपके लिए उपलब्ध हैं। तो राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी होती है। तो इसमें देखिए महत्वपूर्ण चीज़ें, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुए थे? तो जुलाई 2000। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुए थे? तो जुलाई 1946 में चुनाव हुए हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा और कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? तो ये 30 इसमें दिया हुआ है कुल। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक किस दिन हुई है? तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान, यह कथन किसका? तो यह कथन सरोजनी नायडू का है। फिर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या न्यूनतम जो है वो 40 है। फिर संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर संविधान सभा के प्रारूपण समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। फिर पिछड़े वर्गों की पहचान करने हेतु सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया? तो पिछड़े वर्गों के लिए काका साहब कालेलकर आयोग का गठन किया गया था। फिर संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप कब पारित किया था? अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। इसके पश्चात संपूर्ण संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये समय था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। फिर जब भारत स्वतंत्र उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। फिर 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का प्रारंभन कहाँ से हुआ है? तो राजस्थान के नागौर से हुआ। फिर भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हुआ, इसलिए इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ कब से हुआ है? तो 2 अक्टूबर 1952 से भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात किस दिन भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से भारत एक गणतंत्र बना, इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो संविधान की प्रस्तावना में इसका नाम भारत एवं इंडिया उल्लेखित है। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो भारतीय संविधान कुल 22 भागों में विभाजित है। केंद्र एवं राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में राय कौन देता है? तो केंद्र एवं राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में राय वित्त आयोग के द्वारा दी जाती है। भारत में उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने आयु वर्ष तक निर्धारित किया है? तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष तक और उच्चतम न्यायालय में 65 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। फिर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो 1957 में अनुच्छेद 370 धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और अनुच्छेद 370 को अब हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान को कब लागू किया गया था? तो 1957 में जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान लागू किया गया था। संविधान के अनुसार भारत खालिस्तान है तो भारत राज्यों का संघ है। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो जनता में निहित है। फिर भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। फिर राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिलती है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिलती है। फिर पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था किसकी सिफारिश पर की गई? तो ये मंडल आयोग की सिफारिश पर की गई। फिर भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान की देन है? तो समवर्ती सूची जो है वो कनाडा के संविधान की देन है। फिर भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। फिर भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बना सर्वप्रथम? तो भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसके पश्चात संसद ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित किया है? तो 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो नागरिकों को एकल नागरिकता प्राप्त है। अमेरिका में जैसे द्वैत नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता प्राप्त है। फिर भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है? तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। फिर भारत में नगर निगम प्रथम किस
स्थान पर स्थापित किया गया था? तो पहला नगर निगम जो है वो मद्रास चेन्नई में स्थापित किया गया था। फिर 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं? तो 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को रखा गया है। फिर स्वतंत्रता के पश्चात त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से हुआ था। फिर राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। फिर भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। फिर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद हटा सकती है। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में गठित की गई। फिर मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। फिर राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो राज्यों का वैज्ञानिक वर्गीकरण अरस्तू के द्वारा किया गया। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में की गई है। फिर किस कमेटी का संबंध चुनाव सुधारों से है? तो चुनाव सुधारों से संबंधित है तारा कुंडे समिति। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए आयोग का प्रावधान है। फिर मंडल आयोग को गठन किया गया है? तो जनवरी 1969 में मंडल आयोग को गठन किया गया था। फिर भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश उपस्थित है। फिर शिमला समझौते का संबंध किससे है? तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित करता है? तो मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। फिर संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार निहित है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार निहित है। फिर संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को कौन संशोधित करता है? तो मौलिक अधिकारों को संसद के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। फिर संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए इसको दंडनीय माना गया है। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 4 में है। फिर संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इसका उल्लेख है। फिर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान कहाँ पर वर्णित है? तो अनुच्छेद 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान वर्णित है। फिर संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो संवैधानिक संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, या तो वो राज्यसभा या लोकसभा दोनों किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया? तो अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है। भारतीय संसद का सर्वोच्च सदन कौन है? तो सर्वोच्च सदन कहलाता है राज्यसभा और निचला सदन कहलाता है लोकसभा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो ये 6 वर्ष का होता है। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन है? तो केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती? 5 वर्ष की होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और जो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और जो प्रणाली उपयोग की जाती है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यूज की जाती है। तो ये क्या होता है ये बता देते हैं। देखिए, अप्रत्यक्ष इसलिए बोला जाता है क्योंकि राष्ट्रपति को हम चयनित करते हैं, लेकिन उसमें हम वोट नहीं करते हैं। हमारे जो द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, जो हमारे मतलब हमारे एरिया के एमपी और एमएलए जो होते हैं, वो राष्ट्रपति के नियुक्ति में वोटिंग करते हैं, और ये अप्रत्यक्ष रूप से माना जाता है कि हम वोट कर रहे हैं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसमें कोई सीमा नहीं है, मतलब कई बार निर्वाचित हो सकता है। फिर राष्ट्रपति पद के रिक्त होने की कितनी अवधि के भीतर उस पद को भरा जा सकता है, भरा जाना चाहिए? तो 6 माह के अंदर उस पद को भरा जाना आवश्यक होता है। फिर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और यदि दोनों अनुपस्थित हैं, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है और उपराष्ट्रपति नहीं है, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। इसके पश्चात 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति पद पर सर्वाधिक अवधि तक आसीन रहने वाले व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 1 to 3 अनुच्छेद 123 के तहत ये अध्यादेश जारी कर सकता है।
फिर किस प्रकार का विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता? तो वित्त विधेयक। देखिए, वित्त विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही पेश किया जाता है, और कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है इसका जो निर्णय करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। फिर आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि में कितने समय तक बढ़ा सकती है? तो आपातकाल में लोकसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। फिर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति की प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति करता है? तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन मिलना आवश्यक है राष्ट्रपति को। फिर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 352 ये राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत के कितने राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद विद्यमान है? तो यहाँ 7 दिया, एक्चुअली में 8 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। फिर सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रस्ताव संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रस्ताव का वर्णन है। फिर सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और प्रत्येक मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। किसी भारतीय नागरिक को राष्ट्रपति पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देश का प्रथम नागरिक एवं संवैधानिक प्रधान कौन है? तो ये राष्ट्रपति होता है। मंत्रिपरिषद निम्न में किसके प्रसाद पर्यंत रहता है? तो मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। एक्चुअली में मंत्रिपरिषद को जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है तब तक वो कार्य करती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा का होता है, क्योंकि अगर लोकसभा में विधेयक पारित हो गया है और राज्यसभा में भेजा जाएगा तो राज्यसभा द्वारा जो संशोधन संबंधी जो प्रस्ताव रखे जाते हैं उस पर लोकसभा विचार कर सकता है और उनको मान भी सकता है, लेकिन अगर नहीं मानना चाहे तो ना मानकर उनको पुनः उसी रूप में वापस राज्यसभा में भेजता है और राज्यसभा को फिर उसको स्वीकार करना होता है। इसके पश्चात उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? तो वेतन संबंधी हम दूसरे चैप्टर में देखेंगे, जिसमें हम सारे अधिकारियों के वेतन देखेंगे। यहाँ 1 लाख रुपये नहीं है। फिर केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्ति के बंटवारा किस अनुसूची में उपबंधित है? तो केंद्र एवं राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा 7वीं अनुसूची में है। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये फजल अली आयोग कहलाता है। फिर संविधान में दल बदल संबंधी प्रावधान कहाँ? तो 10वीं अनुसूची में है। फिर बंधुआ मजदूरी प्रतिरोध अधिनियम कब बना था? तो ये 1976 में बना था। संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रेट है? तो इसमें 5 प्रकार की रेटें हैं। 42वें संविधान संशोधन कब अस्तित्व में आया? तो 42वां संविधान संशोधन जो है वो 76 में, जबकि 44वां संशोधन 1978 में अस्तित्व में आया। फिर संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति का महाभियोग जो है वो महाभियोग अनुच्छेद 61 में वर्णित है। फिर मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। फिर संविधान के अनुच्छेद 40 में किस विषय का वर्णन है? तो इसमें पंचायतों का गठन का वर्णन किया गया है। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो लोक सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 315 में है। फिर सदन के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होता है। फिर जिन प्रश्नों का उत्तर संसद तुरंत चाहता है उसको तारांकित प्रश्न कहते हैं। फिर भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। फिर राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना हो? तो 3:2 होता है। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड लगता है। फिर राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा रचा गया? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय के द्वारा रचा गया था। इसके पश्चात शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 ईस्वी को शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। फिर भारत सरकार ने राष्ट्रीय विरासत पशु किसे घोषित किया गया है? तो अक्टूबर 2010 को हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। फिर भारत के राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। फिर भारतीय संविधान के किस राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में भेजता है? तो 2 प्रतिनिधियों को वो मनोनीत करता है, लेकिन ये मनोनयन तब होता है जब इस वर्ग से संबंधित प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं हुए हों। इसके पश्चात
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार उपबंधित है? तो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। फिर समता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। फिर संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधि भेजती है? तो संघ शासित प्रदेश जो है उसकी जनता 20 प्रतिनिधियों को भेजती है। फिर दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होगा? तो दल संबंधी प्रश्नों पर अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष का होता है। फिर संविधान के 42वें संशोधन धारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। तो 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य भाग 4 अनुच्छेद 51 का में जोड़े गए हैं। फिर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी? तो मौलिक कर्तव्य 11 हैं। किसकी सिफारिश के बिना धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जाता? तो धन विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही पेश किया जाता है। फिर किस समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़े गए। फिर संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक होते हैं। फिर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। लोकसभा का सचिवालय किसकी देखरेख में काम करता है? तो ये संसदीय मामलों के मंत्री की देखरेख में काम करता है। फिर किस संविधान संशोधन में उपबंध किया गया कि मंत्रिपरिषद की संख्या कुल निर्वाचित सदस्यों का 15% होगी? तो मंत्रिपरिषद की सदस्यों का जो संख्या का निर्धारण है ये 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में निश्चित किया गया। फिर राज्यसभा में कुल कितनी सदस्य संख्या? तो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। फिर पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? तो ये मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया। फिर संविधान के भाग 20 के तहत अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का वर्णन है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 368 में भाग 20 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। फिर संविधान की 5वीं अनुसूची का विषय क्या है? तो 5वीं अनुसूची का विषय अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। फिर 2004 में संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, संथाली, बोडो एवं डोंगरी भाषा को शामिल किया गया। किस संशोधन के तहत किया गया? ये 92वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। फिर लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान वेतन सुविधाएं मिलती हैं? तो ये कैबिनेट मंत्री के समान होता है जिसको नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं। फिर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ किया गया? तो राजस्थान के नागौर में प्रारंभ किया गया। फिर संविधान सभा द्वारा अंतरिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। फिर जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था और किस दल की सरकार थी? तो क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री थे और लेबर दल की सरकार थी। फिर किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई? तो 65वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापना की गई। फिर भारतीय संविधान में निम्नलिखित से किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम का ही एक भाग है। इसके पश्चात 1935 के अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना थी। अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? तो मुसलमानों की संतुष्टि के लिए इनको भेजा गया था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया था? तो ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया था। फिर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। फिर भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक ये प्रावधान है। फिर संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। फिर स्वतंत्रता के उपरांत पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रारंभ किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया था? तो पंचायतों की त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है वो बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया। फिर परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। फिर भारत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करता है? तो ये 5 प्रकार के लेख होते हैं। फिर अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों या जान जोखिम के भरे कार्यों में नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को ऐसे स्थानों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। फिर किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। फिर किस अनुच्छेद के तहत उपबंधित है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के समस्त बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा? तो अनुच्छेद 21 का में यह प्रावधान किया गया है। फिर किस नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 48 का में प्रावधान किया गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है।
फिर राज्यसभा के नीति निर्देशक तत्वों में भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात कही गई है अनुच्छेद 44 के द्वारा। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है, अनुच्छेद 76। राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। किस आरोप के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। फिर राष्ट्रपति को किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। फिर राष्ट्रपति किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा करता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसके पश्चात संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन मिले जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रहता है? तो दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात 6 माह तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है। इसके पश्चात 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में अनुच्छेद 352 में किन शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रखा गया है? तो आंतरिक अशांति के आधार पर इसमें सशस्त्र विद्रोह शब्द को लिखा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में संविधान तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। फिर भारत के राष्ट्रपति को किस विधि से वेतन दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। फिर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के समस्त सदस्य होते हैं, इसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। फिर भारत के प्रधानमंत्री पद किसके द्वारा गठित होता है? तो यह संविधान सभा द्वारा गठित है। फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता तथा पेंशन किस पर निर्भर होता है? तो यह भारत की संचित निधि पर निर्भर होता है। 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियाँ हैं? तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची। इसमें संघ सूची में संघ संबंधी विषय, राज्य सूची में राज्यों संबंधी विषय और संवर्ती सूची में वे विषय हैं जिसमें दोनों को शक्तियाँ प्राप्त हैं। फिर पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित 11वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई। फिर संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग संबंधी प्रावधानों का वर्णन है? तो भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 के बीच। फिर संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द कब जोड़े गए हैं? तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जोड़े गए हैं। फिर भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। फिर मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? तो पंचायती राज अधिनियम 20 अगस्त 1974 से लागू किया गया। फिर संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किए जाने वाले प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये केसी नियोगी थे। 1951 में प्रथम वित्त आयोग बना था। फिर भारत में मतदान की न्यूनतम सीमा 21 से 18 वर्ष कब की गई? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में मतदान हेतु न्यूनतम आयु की सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। फिर वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे सामान्य भाषा में बजट कहा जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन अनुच्छेद 112 में प्राप्त होता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजिनी नायडू हैं। वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को नियत तिथि तक न निपटाया जाए एवं बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाए तो इसे गुलेटिन कहा जाता है। इसके पश्चात भारत सरकार ने सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया था? तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया था? 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया था। फिर राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया? तो 1896 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत गाया गया। फिर राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। फिर भारतीय जलीय जीव क्या है और इसे कब अपनाया गया? तो जलीय जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन है, डॉल्फिन मछली है और इसे 5 अक्टूबर 2009 को अपनाया गया था। फिर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब मिला? तो 26 जनवरी 1965 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है। फिर भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ, बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। फिर साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है।
तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही। इन कॉन्सेप्ट को आप याद कीजिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और भी जो महत्वपूर्ण सामग्री है वो सीरीज़ के रूप में हम आपको उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद।